सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अग्रिम परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन प्रश्नों का समायोजन किया गया है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा पूछे जा रहे हैं। तो आज ये जो वन लाइनर सीरीज मैंने आपके लिए चलाई थी उसकी ये लास्ट वीडियो है और ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा यूपी पीसीएल प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए हैं। और आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये 200 प्रश्न हैं, 200 प्रश्न की पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके मिल जाएगी। तो ये जानकारी आपको देनी थी कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सोच रहे होंगे आप। और यदि पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल विवेकानंद आईटीआई टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए, उस पर भी मैं इसके पीडीएफ को शेयर कर दूंगा तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और चलते हैं आज क्वेश्चन की सीरीज पर। पहला प्रश्न है, भारत सर्वाधिक बिजली किस पावर प्लांट द्वारा उत्पादित करता है? भारत सर्वाधिक बिजली किस पावर प्लांट के द्वारा उत्पादित करता है? पावर प्लांट हमारे जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, डीजल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, अर्थात जिन जिन चीज़ों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह पावर प्लांट। जैसे कई बार बांध बनाकर विद्युत को उत्पादित किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। और यदि भाप के द्वारा हम विद्युत को उत्पादित करते हैं तब बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो वही पूछा गया है यहाँ पर कि सर्वाधिक बिजली किस पावर प्लांट से उत्पादित की जाती है। तो सर्वाधिक बिजली भारत में थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, 3 फेज सप्लाई प्रेरण मोटर के किस भाग को पावर सप्लाई दी जाती है? 3 फेज प्रेरण मोटर के किस भाग को सप्लाई दी जाती है? तो वह स्टेटर को दी जाती है। किसको दी जाती है? स्टेटर को। 3 फेज मोटर में डमी कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है 152 नंबर, 3 फेज मोटर में डमी कॉइल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए हम डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए हम लोग डमी कॉइल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आवासीय शक्ति वोल्टेज 2 फेज के मध्य कितनी होती है? भारत में जो आवासीय शक्ति वोल्टेज है वह 2 फेज के मध्य कितनी होती है? तो यह होती है 400 वोल्ट। कितनी होती है? 400 वोल्ट। अगला प्रश्न है, बैक ईएमएफ विरोध करता है। बैक ईएमएफ क्या होता है? इसको हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं और ये किसका विरोध करता है पूछा गया है। तो बैक ईएमएफ विरोध करता है अप्लाइड वोल्टेज का, अर्थात जिस वोल्टेज को हम अप्लाई करते हैं, जिस वोल्टेज को हम लगाते हैं किसी भी विद्युत मशीन को चलाने के लिए, उस वोल्टेज को हम कहते हैं अप्लाइड वोल्टेज। और इसी वोल्टेज का जो विरोध करता है उसको बोलते हैं हम बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। अगला प्रश्न है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध होता है। कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध होता है। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध बहुत कम होता है। क्या होता है जी? बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन को अपने सह संयोजक बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिलिकॉन क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं। इनको हम सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं।
और ये इनमें किस प्रकार के बॉन्ड बंधे होते हैं, तो ये सहसंयोजक बंध होते हैं। और इन सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, तो वह ऊर्जा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी जाती है सिलिकॉन के लिए, जबकि जर्मेनियम के लिए इस ऊर्जा का मान अलग होता है। अगला प्रश्न है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट समान होती है। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में कौन सी हानि सर्वाधिक होती है। डीसी मशीन में कौन सी हानि सर्वाधिक होती है, डीसी मशीन में सर्वाधिक होने वाली हानि है आर्मेचर कॉपर लॉस। डीसी मशीन में सर्वाधिक होने वाली हानि है आर्मेचर कॉपर लॉस। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली कौन सी युक्ति है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे, कौन सी युक्ति है, वह युक्ति है सेल, अर्थात सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, कार्बन ब्रश का कितना भाग घिस जाने के बाद कार्बन ब्रश को बदल दिया जाता है। कार्बन ब्रश हम डीसी सप्लाई मोटर में यूज करते हैं और इन मोटरों में ब्रश का 1/3 भाग घिस जाने के बाद हम ब्रश को परिवर्तित कर देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कितना भाग बचने के बाद हम परिवर्तित कर देते हैं, तब एक में से जब 1/3 को माइनस करेंगे तब ये 2/3 भाग बचे तब उसे परिवर्तित कर देते हैं। और यदि पूछा जाए घिस जाने के बाद कितना भाग घिस जाने के बाद परिवर्तित करते हैं, तो वह भाग होगा 1/3। अगला प्रश्न है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर किसकी भांति व्यवहार करता है। आपने गांव में या शहरों में लाइट के पोल देखे होंगे, पोल पे क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर, ये इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं। पूछा गया है आपसे सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं किसकी भांति व्यवहार करते हैं, तो यह कैपेसिटर की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कैपेसिटर की भांति व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट की माप होती है। अर्थिंग की 2 विधियां प्रचलित हैं, पाइप अर्थिंग अथवा प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में हम जिस प्लेट का प्रयोग करते हैं उसकी माप कितनी होती है, 60 × 60 × 3.18 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, गड्ढे की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए। प्लेट अर्थिंग में हम जिस गड्ढे का प्रयोग करते हैं उस गड्ढे की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए, तो गड्ढे की गहराई होनी चाहिए कम से कम 3 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। अगला प्रश्न है, फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है। फ्यूज किस प्रकार की युक्ति है, तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। कैसी युक्ति है, सुरक्षा, अर्थात ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, फ्यूज की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। फ्यूज की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, तो फ्यूज की खोज 1890 में एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की। फ्यूज की खोज सन 1890 में एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की। अगला प्रश्न है, फ्यूज बना होता है। फ्यूज बना होता है, फ्यूज किस का बना होता है, तो फ्यूज 63% टिन तथा 37% लेड अर्थात सीसा का बना होता है। अगला प्रश्न है, फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है। फ्यूजिंग फैक्टर का मान कितना होता है, तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है फ्यूजिंग करंट अपॉन करंट रेटिंग। मेरा अगला प्रश्न है, फ्यूज का ऑपरेटिंग समय कितना होता है। फ्यूज का ऑपरेटिंग समय, ऑपरेटिंग का अर्थ होता है जितने समय में वह कार्य करने लगे। फ्यूज कितनी समय में कार्य करने लगता है, तो फ्यूज का ऑपरेटिंग समय है 0.002 सेकेंड।
अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर की तुलना में फ्यूज का ऑपरेटिंग समय होता है कम या ज़्यादा? तो सर्किट ब्रेकर की तुलना में फ्यूज का ऑपरेटिंग समय सर्किट ब्रेकर की तुलना में बहुत कम होता है, अर्थात फ्यूज बहुत जल्दी ही कार्य करने लगता है, जबकि सर्किट ब्रेकर फ्यूज की तुलना में काफ़ी देर में कार्य करने प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयोग होने वाले फ्यूज किस प्रकार के फ्यूज होते हैं? जो हम घरों में प्रयोग करते हैं फ्यूज, वह किस प्रकार के फ्यूज होते हैं? तो घरों में प्रयोग होने वाले फ्यूज किट कैट फ्यूज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, किट कैट फ्यूज की क्षमता कितनी होती है? किट कैट फ्यूज की क्षमता होती है 500 एम्पियर। किट कैट फ्यूज की क्षमता 500 एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है, HRC फ्यूज का पूरा नाम है। HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या है? तो HRC फ्यूज का पूरा नाम है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला प्रश्न है, HRC फ्यूज को एक बार ही प्रयोग में लाया जाता है। ये आपको याद रखना है, HRC फ्यूज जो होता है उसको बस हम एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं। HRC फ्यूज का प्रयोग कितनी क्षमता तक किया जा सकता है? HRC फ्यूज जो होता है उसका प्रयोग हम कितनी क्षमता तक कर सकते हैं? HRC फ्यूज का प्रयोग हम 2 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक की करंट के लिए कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिक्विड टाइप फ्यूज कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं? अर्थात जो लिक्विड टाइप फ्यूज होते हैं उनको हम कहाँ प्रयोग में लेते हैं? तो लिक्विड टाइप फ्यूज़ों को हम 132 kV की क्षमता वाली लाइनों के लिए प्रयोग में लाते हैं, और लिक्विड फ्यूज की जो करंट रेटिंग होती है वह 612 एम्पियर होती है। लिक्विड फ्यूज में लिक्विड के रूप में क्या भरा रहता है पूछा जाए आपसे, तो लिक्विड फ्यूज में लिक्विड के रूप में CCl4 भरा जाता है। क्या भरा जाता है? CCl4, जिसका पूरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉल्ट होने की स्थिति में इसमें भरा तरल पदार्थ गैस के रूप में बदल जाता है, जो स्पार्क के कारण पैदा होने वाली आग को बुझा देता है। तो अब अगला प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम 0.1 सेकेंड से 0.2 सेकेंड तक होता है। इससे अगला प्रश्न देखते हैं, और यहीं तक ये वीडियो समाप्त था। इस वीडियो की PDF के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके ओपन कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। और यदि आप टेलीग्राम के माध्यम से PDF लेना चाहते हैं तो आप विवेकानंद ITI के जाकर सर्च करें टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर विवेकानंद ITI सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको इन 150-200 क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी बिना किसी कॉस्ट के, बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।